सभी को नमस्ते। मेरा नाम रोहिणी छारी है और मैं मध्य प्रदेश में मुरैना जिले में रहती हूँ। और आज हम बात कर रहे हैं बुद्धन थिएटर के साथ जुड़े हुए हमारे ही एक साथी डीएनटी समुदाय से दक्षिण छारा जी, जो गुजरात से हैं। अभी हम पहले उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं, उसके बाद में हम जानते हैं कि स्ट्रगल करने के बाद मतलब किस तरह से बुद्धन थिएटर बना और उनका एक नाम और उनकी एक पहचान एक थिएटर के साथ जुड़ी। तो मैं इनवाइट करूंगी दक्षिण भाई को कि वो अपने बारे में बताएं कि किस तरह से ये स्ट्रगल डीएनटी का जो एक टैग है, किस तरह से कल्चर से जुड़े हुए इस थिएटर को उन्होंने एक नाम दिया और उसकी एक मजबूत पहचान भी बनी। तो प्लीज दक्षिण भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने बारे में बताएं। थैंक यू सो मच रोहिणी। वैसे मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि आप जो अपने एरिया में जो काम कर रही है, अपने समुदाय के साथ आप जो काम कर रही है, वो बहुत ही सराहनीय है। और भारत की घुमंतु विमुक्त जनजातियों की मूवमेंट की एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रही है पिछले 20-22 साल में, वो ये रही है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत कम रहा है। तो मैं आज बहुत खुश हूं कि आप मुझसे बात कर रही है, मुखातिब हो रही है और मैं आपको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। तो इसे मैं अपनी खुशनसीबी समझता हूँ और आपके काम को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि जिस माहौल में आप वहां पर रह रही है और जिस तरीके से आपका समाज रह रहा है, उस समुदाय में भी रहते हुए, इस तरीके के माहौल में रहते हुए आपने जो काम किया है वो बहुत ही तारीफ के लायक है। अब मेरा इंट्रोडक्शन, मैं फिल्में बनाता हूँ, मैं थिएटर करता हूँ। इसके सिवाय मैं कभी कभी लिख लेता हूँ। एक किताब भी छपी है, उसको भारत सरकार के नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने उसको भारत का प्रथम उसको पुरस्कार मिला है, उसको नेशनल अवार्ड उस किताब को मिला। मेरी बायोग्राफी है और उसके अंदर कुछ 5 नाटक है जो घुमंतु विमुक्त जनजातियों के ऊपर वो नाटक लिखे गए। अलग अलग जगह पर जो घुमंतु जातियों के साथ अत्याचार हुए थे उन पे नाटक किए थे, क्योंकि मैंने आज तक कोई भी नाटक ऐसा नहीं किया है कि जो काल्पनिक हो। मैंने हमेशा सत्य घटनाओं के साथ ही उन्हीं घटनाओं पर लेकर ही मैंने नाटक किए हैं। और जब भी घुमंतु विमुक्त जनजातियों के साथ कभी भी कुछ भी अगर होता था और वो बात हमारे तक पहुंचती थी तो हम लोग नाटक करते थे। तो 5 नाटक उसमें हुए थे। तो ये एक नेशनल अवार्ड मिला था। इसके सिवाय मुझे फोर्ड फाउंडेशन की फेलोशिप मिली थी इंग्लैंड पढ़ने के लिए। वहां पर मैं पढ़ने के लिए गया था और वहां पर मैं नाट्य शास्त्र जो है और विकास जो है, इन दोनों का संबंध क्या है, उस चीज को लेकर के मैं वहां पर पढ़ने के लिए गया था। अब जैसे आपने कहा कि मेरा स्ट्रगल क्या है, मतलब मैं मानता हूं कि भारत के हर एक घुमंतु विमुक्त जनजाति के पुरुष या स्त्री का संघर्ष हमेशा बना रहा है। वो सिर्फ मेरा नहीं है। यानी मैं कहूं तो मेरे पिताजी, जब मैं छोटा था तब मेरे पिताजी चोरी करते थे और चोरी करके मेरे पिताजी पैसे लेकर आते थे। हमें इंग्लिश मीडियम में उन्होंने पढ़ाया। मैं इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ पाया क्योंकि घर पे ऐसा कोई माहौल नहीं था, झुग्गी झोपड़ी में हम लोग रहते थे। लेकिन मेरे पिताजी के मेरा जो हीरो है वो मेरे पिताजी है एक्चुअली। और मैंने कभी भी उन्होंने जो काम किया उसको मैंने कभी गलत नहीं माना है, क्योंकि उसी काम ने ही मुझे आज मैं जो हूँ वो बनाया है और उन्हीं की बदौलत मैं हूँ। तो वो मेरे सबसे बड़े हीरो है एक्चुअली, मैं ऐसा कहता हूँ। तो लोग भले चाहे ये मानते हो कि चोरी करना गुनाह है, चोरी करना ये होता है, लेकिन कुछ समाज ऐसे हैं, उन समाजों को जिस स्थिति में बाकी के समाजों के लोगों ने और राज्य सरकारों ने या देश की सरकारों ने जिस स्थिति में उनको रख दिया है, उस स्थिति में जब उनके पास में किसी भी तरीके का कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि वो चोरी करके जाकर के खाना खाए, क्योंकि वो कहीं पर खड़े रहते हैं तो भी पुलिस वाले उनको पकड़ लेते हैं। तो मैं कभी उसको गलत मैं कभी नहीं मानता था और उन्हीं पैसों से मैं पढ़ा हूँ। मैं गुजराती मीडियम में फिर गया 5th स्टैंडर्ड से और उसके बाद मैंने काफी अच्छा पढ़ाई लिखाई की। और जैसे मैंने कहा कि मैंने ग्रेजुएशन खत्म किया। मुझे नौकरी कभी नहीं करनी थी, पहले से फिल्म मेकर बनना था। नाटक में मुझे काफी इंटरेस्ट था, नौकरी कभी भी नहीं करनी है ये मैंने सोच लिया था। लेकिन उसके पढ़ने के ग्रेजुएशन के 15 साल के बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली इंग्लैंड जाने के लिए, फोर्ड फाउंडेशन की फेलोशिप। तो मैं गया, वहां पर पढ़ा, मैंने देखा
दुनियादारी देखी। और जब आप ऊपर से आप किसी एक पहाड़ पे चढ़ जाते हैं और वहां से फिर अपने गांव को देखते हैं, तब आपको पता चलता है कि मेरा गांव किस स्थिति में है। आपके यूनिवर्स में रहते हुए कुछ चीजें आपको पता नहीं चलती है, लेकिन आप जब ऊपर जाकर के देखते हैं तो आपको पता चलता है। तो ऐसा ही कुछ था। तो ये मेरा एक सफर रहा। मैंने अभी तक कुछ 52 नाटक किए हैं, उसके कुछ 1500 से ज्यादा शो किए हैं बुधन थिएटर में। और बुधन थिएटर जो है वो भारत का एक कल्चरल मूवमेंट जो है, भारत की जो घुमंतु विमुक्त जनजातियों की जो मूवमेंट है, उसका एक कल्चरल एलिमेंट जो है वो बहुत ही अभिन्न अंग जो है वो बन गया। उनकी आवाज वो बन गया। ये कभी सोच कर नहीं किया गया था, लेकिन इवेंचुअली जैसे जैसे समय चलता गया वैसे वैसे ये बनता गया। मैं मेरी बात, आपके पहले सवाल का जवाब जो है उसकी ये लास्ट बात कहकर मैं पूरा करूंगा कि जब भारत के जब रैन के कमीशन जब बन रहा था, तब मेरे जो मेंटर है डॉक्टर गणेश देवी और महाश्वेता देवी, उन्होंने जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह से बुधन थिएटर के बारे में चर्चा की, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उनको ये कहा कि मैं बुधन थिएटर के बारे में जानता हूं। यानी मैं जहां पर रह रहा हूं, जहां पर पुलिस 24 आवर्स पुलिस के डंडे पड़ते हैं, लोगों को उठा के ले जाते हैं, उस छोटी सी गलियारों में, अंधेरी गलियों में जो नाटक चलता है, उसकी आवाज भारत के प्रधानमंत्री तक पहुंची है। ये किसी एक रिवॉल्यूशन से कम नहीं है। सो थैंक यू सो मच। इसी क्रम में ये बुद्धन थिएटर का आइडिया मतलब आपको कैसे लगा कि कल्चर में ये भी मतलब होना चाहिए? क्योंकि अगर 1871 का एक्ट देखें तो जितनी भी जातियां उसके अंतर्गत आती हैं, मैं और आप भी उसी में शामिल हैं। लेकिन इस तरह का एक आइडिया कि कल्चर को इस तरह से भी दिखाया जा सकता है, लोगों की बात को ये एक नजरिया मतलब कहते हैं ना, आपने सच्ची घटनाओं पे बनाया, ये एक आइडिया बहुत मतलब अलग है। तो वो आपको आइडिया कैसे मतलब निकल के आया और ये कैसे लगा कि अपनी बात को इस तरह से भी हम रख पाएंगे और एक मजबूती होगी? क्योंकि वक्त के साथ चलते चलते बहुत सारी चीजें मिलती जाती हैं, लेकिन ये शुरुआती कदम आपने जो उठाया उस पर भी थोड़ा सा बताते कि किस तरह से, और इससे मतलब अपने कल्चर को, मुझे एक चीज समझ में आती है कि हम अगर दिखाना चाहते हैं, कई ऐसे कानून बने जिन्होंने कल्चर को खत्म किया, लेकिन मैं मानती हूँ कि हम अपने साहित्य को, अपनी संस्कृति को किस तरह से शो कर रहे हैं, किस तरह से दिखा रहे हैं, ये भी मतलब बहुत मतलब हम रहेंगे नहीं, लेकिन ये आवाजें और ये बातें हमेशा रहेंगी। तो ये चीज जो दिखाने का आइडिया था वो आपको मतलब कैसे आया और उसका क्या इफेक्ट आपको पड़ा कि इससे संस्कृति को दिखाना या बताना किस तरह से प्रेरित करता है? रोहिणी, मैं आपका सवाल जो है उसका जवाब मैं थोड़ा पीछे जाके देता हूँ। थोड़ा नहीं, मैं 19th सेंचुरी में जाके देता हूँ। मैं भारत में उमाजी नायक नाम के एक बहुत बड़े लीडर हुए थे और उन्होंने ये पूना के साइड के थे और ट्राइबल लीडर थे, घुमंतु समाज के लीडर थे। जब अंग्रेज और अलग अलग जो फॉरेन की फोर्सेस थी वो जब भारत पर कब्जा कर रही थी और हमारे राजा महाराजा जो थे वो जब बिक रहे थे उनके हाथों, तब उस समय में जंगलों के अंदर अंग्रेज ना आए उसके लिए उन्होंने एक फरमान किया था। और वो फरमान ये था कि कोई भी अंग्रेज अगर हमारे जंगलों में आ जाए और उसका गला काट के अगर आप हमारे पास लेकर आएंगे तो मैं उनको इनाम दूंगा। ऐसा उन्होंने फरमान भेजा था। और बहुत सारे ट्राइबल ने लिटरली जो भी अंग्रेज अंदर आते थे उनको मार के उनका गला काट के लेके जाते थे और उन्हें इनाम देते थे। इसलिए उन्होंने अपनी जीती जिंदगी में उन्होंने जितना वो उनको जीवन मिला था, उन्होंने कभी अंग्रेजों को अपने जंगलों में घुसने नहीं दिया। ये मैं बात कर रहा हूँ 1820-30 के बीच की बात। बहुत लोग मारे गए और इंग्लैंड की रानी को ये बात पता चली और इंग्लैंड की रानी को बहुत चिंता हुई कि इतने सारे लोगों को बहुत ब्रूटली मारा जा रहा है। तो उन्होंने ये ढूंढने के लिए वहां के एक अफसर स्लीमन को भेजा और ये जो स्लीमन थे वो यहाँ पर भारत में आए और उन्होंने भारत में घुमंतु जातियों का लिस्ट बनाया और उन्होंने ये भी कहा इंग्लैंड की रानी को
कि मैडम आप कुछ भी कीजिए लेकिन ये आपके कंट्रोल में नहीं आ सकते, क्योंकि ये किसी एक जगह पर रहते नहीं है, इनका घर नहीं है। आप कंट्रोल उन लोगों को कर सकते हैं जिनका घर हो, जिनके पास जमीन हो, जिनके पास खेती हो। इनके पास तो कुछ भी नहीं है, ये तो घूमते रहते हैं। इनको कहाँ कहाँ पकड़ोगे आप इतने बड़े देश के अंदर। उस वक्त का भारत तो बहुत बड़ा भारत था। तो उन्होंने एक ठगी एंड डकैती डिपार्टमेंट बनाया और उसके तहत उन्होंने तकरीबन 2000 घुमंतु और विमुक्त जनजातियों के जो लोग थे, उन लोगों को उन्होंने पकड़ पकड़ के फांसी पे लगा दिया इस डिपार्टमेंट के तहत। अब अब ये कौन थे, ये घुमंतु जातियां कौन थी? प्रिसाइसली ये जो घुमंतु जातियां थी वो ये लोग थे जो रास्ते पे मजमा करते थे, बहुरूपी जो थे, डांसर्स जो एक्रोबेट्स थे, हमारे जो नट लोग थे वो थे, कंजर समाज के जो लोग थे, जिसको कजरिया कहिए, कंजर कहिए, भांतु कहिए, सांसी कहिए, ये जो रास्ते पे मजमा करके मदारी जो है, जो रास्ते के ऊपर रहते थे और रास्ते पे स्ट्रीट के ऊपर वो लोग तमाशा करके और अपना गुजरान चलाते थे, ये वो लोग थे जिनके पास में जमीन नहीं थी। अंग्रेज यहाँ पर आए थे टैक्स वसूल करने के लिए। अब जिनके पास जमीन नहीं है उनसे टैक्स कैसे वसूल करोगे आप? तो इन सबको एक जगह पर इकट्ठा करना बहुत जरूरी था और इसीलिए 1871 में मेयो नाम के जो वॉइसरॉय थे, उन्होंने ये कानून बनाया और उसका इम्प्लीमेंटेशन, उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया इस कानून को कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो है उसके तहत भारत की घुमंतु जातियां जिनके पास भर भर के कला थी, यानी उस वक्त जब टेलीविजन नहीं था भारत के अंदर, उस वक्त किसी भी तरीके के एंटरटेनमेंट के कोई साधन नहीं थे, पूरे भारत को जो एंटरटेन करते थे वो ये घुमंतु जातियों के लोग करते थे। उन सबको पकड़ पकड़ के सेटलमेंट्स के अंदर बंद कर दिया। अब आप सोचिए कि आपका काम ही घूमना है और घूमना ही आपका लाइवलीहुड है और आप कलाकार है, आपका बोलना ही और डांस करना ही, मजमा करना ही आपका काम है, आपका लाइवलीहुड है। जब आपको एक किसी बंद कमरे में अगर बंद कर देंगे तो फिर आपका क्या होगा? देश में गांधी आए, नेहरू जी थे, बाबा साहेब आम्बेडकर थे, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर हैं। 1871 के बाद फिर इस कानून के अंदर काफी तब्दीलियां होती रही, काफी चेंजेस होते रहे और बहुत सारी कम्युनिटीज को नोटिफाइड करके सेटलमेंटों के अंदर डालते रहे। ऐसे कुछ 52 सेटलमेंट्स थी। मैं ये हिस्ट्री इसलिए शेयर कर रहा हूं कि जो जातियां कलाकार जातियां मानी जाती थी, जिसे भवाई यहाँ पर गुजरात में करते हैं, वो नायक करते हैं, वो एक जमाने में घुमंतु लोग थे। अब भवाई को गुजरात सरकार अपना टोटल थिएटर मानती है, पूरी भारत सरकार टोटल थिएटर मानती है, लेकिन भवाई के कलाकारों की जाकर के अगर आप आज हालत देखोगे तो आपको लगेगा कि ये वही आदमी है, वही जातियां हैं जिन्होंने इस देश को कई सदियों तक एंटरटेन किया था, लोगों को एंटरटेन किया था। तो कहने का मतलब यह है कि इन जातियों के पास कला भर भर के पड़ी थी, लेकिन जब इन्हें जेल में बंद कर दिया गया तब भारत का एक भी लीडर, एक भी पॉलिटिकल लीडर, चाहे वो गांधी हो, नेहरू हो, अंबेडकर हो, तिलक हो, कोई भी हो, कोई भी, किसी ने भी इन जनजातियों के बारे में नहीं सोचा कि ये सेटलमेंट के अंदर क्यों है, और अगर सोचा तो उनके लिए कोई ठोस काम नहीं किया गया। भारत देश आजाद हो गया 1947 को। भारत सरकार ने कमेटी बनाई कि भाई ये जो अंदर बैठे हैं, जिन्हें क्रिमिनल ट्राइब्स कहा गया है, इनको आजाद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आप हमें रिकमेंड कीजिए कि इनको आजाद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कमेटी ने 5 साल और 16 दिन लगाए और फाइनली 31 अगस्त 1952 को कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया और उन्होंने ये लिखा, आप समझिएगा, ये लिखा, और जो भी यहाँ पर सुन रहे हैं इस फेसबुक लाइव के थ्रू, ये उस कमेटी ने लिखा, जो मेरी एक फिल्म है बर्थ 1871 जो अवेलेबल है, आप देखिएगा, गूगल पे कीजिएगा, आ जाएगी। उसमें ये स्टेटमेंट दिखाया हुआ है। उन्होंने ये कहा कि वी आर इन फेवर टू रिपील क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बट इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट। इसका मतलब ये होता है कि वो कह रहे थे कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो है वो रिपील होना चाहिए, लेकिन इसको तब्दील करना चाहिए हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट। तो एक कानून चला गया और एक कानून आया और उसी कानून के हम सब लोग शिकार हो गए। आप, मैं और भारत के 6 करोड़ लोग जो है वो इस वक्त उस कानून के हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट के शिकार हुए।
बहुत सालों से बातचीत चल रही है कि भाई हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट रिपील करना चाहिए, लेकिन सरकारें करती नहीं है। 1998 में जब बुधन सबर को इन्हीं कानून के तहत पकड़ के बहुत ही ब्रूटली पुलिस लॉकअप के अंदर ईस्ट इंडिया के अंदर में वेस्ट बंगाल में जब ब्रूटली उनको जेल के अंदर मार दिया गया, और वो जो जजमेंट जस्टिस रोमापाल ने दिया, वो जजमेंट जब हमारे यहाँ पर लाइब्रेरी में पहुंचा, तो आज अगर कोई मुझे मार दे और उसका जजमेंट आपके वापस लाइब्रेरी शुरू की हुई है, अगर आप पढ़ेंगे कि दक्षिण भाई को मार दिया, तो आपके अंदर की एक कला जो है ना, वो अंदर से निकल कर आएगी, अंदर से चिल्लाएगी कि नहीं, इस पे तो बात होनी चाहिए और ये बाहर निकलनी चाहिए, दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए बुधन की उस कहानी को, बुधन के साथ जो अत्याचार हुए थे उसको निकालने के लिए फिर हमने ये बुधन नाटक बनाया, और वो नाटक इतना पावरफुल बना कि 22 साल हो गए, आज भी उस नाटक को लोग देखना चाहते हैं। और आज तीसरी जनरेशन है जहां पर मैं रहता हूँ, शाहनगर की, कि जो आज भी बुधन नाटक करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो एक नाटक जो एक समाज चोर उचुकों का माना जाता था, उसकी छाप को, उसकी आइडेंटिटी को चेंज करने में काम आया। और एग्जैक्टली इसी तरीके से आपने जैसे कहा कि भारत की बाकी की जो घुमंतु जनजातियां है, उनके पास जो कलाएं पड़ी है, उन कलाओं का उपयोग सिर्फ अपना पेट भरने के लिए ही नहीं, लेकिन अपने राजकीय और सामाजिक जो प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस करने के लिए किया जाना चाहिए। क्योंकि जब आप कुछ कला करते हैं तो लोग आपको देखते हैं, और जब लोग आपको देखते हैं तो लोग सोचते भी हैं। ये बहुत जरूरी है। हमारी भारत की घुमंतु विमुक्त जनजातियों की जो मूवमेंट है, वो वायलेंट मूवमेंट नहीं है, आप समझ लीजिए। भारत की घुमंतु विमुक्त जनजातियों की मूवमेंट वायलेंट नहीं है। आपने कभी सुना है कि भारत के डीएनटी ने कहीं पर धरना डाल के ट्रेन रोक दी है, बसें रोक दी है, ये किया? ऐसा डीएनटी मूवमेंट में नहीं हुआ है। बहुत ही एकदम कल्चर्ड तरीके से हम लोग बहुत ही सिस्टमेटिकली अपने अधिकार मांगने की हम कोशिश कर रहे हैं, और उसमें हमारे जो कल्चरल टैलेंट है उसका अगर माध्यम हम उपयोग करें, और बहुरूपी आ जाए, भामटा आ जाए, मैं मियाणा, ये गीत पुराने फोकलोस, उनको इकट्ठा करके हमारी आजादी की अगर हम बात करें, तो मेरे ख्याल से वो एक्सप्रेशन जो है ना, वो किसी भी राक्षस को भी इंसान बना देगा। तो बहुत जरूरी है कि भारत की जितनी भी जनजातियां, जैसे हमने, हमारा चोरी करने का जो टैलेंट था, जो हमारे बाप दादा करते थे, उसमें नाटक की तरह एक पूरी प्रोसेस होती थी। उस चोरी करने के टैलेंट को हमने तब्दील करके थिएटर में लाया और उससे एक बदलाव लाने की कोशिश की। वैसे ही बाकी की जनजातियां भी यही काम कर सकती है, उनके कल्चरल टैलेंट को ला करके और उसका उपयोग सरकार तक पहुंचने के लिए वो कर सकते हैं। इसी क्रम में अगर हम बात करते हैं, जैसे आप में इतना था, स्ट्रगल किया और बहुत सारी चीजों को देखा, और मतलब एक कोशिश की और एक बुद्धन थिएटर बनाया, तो थोड़ा सा इसमें ये भी मैं कि समुदाय को, जैसे अब आज के जो कानून जिस तरीके के बने हैं और या बनाए जा रहे हैं, कल्चर को जिस तरह से खत्म किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये कल्चर को अपने को जिंदा रखने के लिए, और कहते हैं ना, कल्चर तो आत्मा है उनकी, अगर आप उसकी आत्मा को निकाल देंगे तो वो आदमी जिंदा नहीं रह सकता। ये तमाम जो कानून बने हैं, अगर उस पर भी थोड़ा बात करते तो थोड़ा समझ में और आता लोगों को। ये मैं आपको 2003 में मैं जो नाटक करता था, बुधा नाटक जो करते थे, तो यहाँ पर कोई झारनगर में जहाँ पर रहता हूँ, पर ऐसी कोई खुली जगह नहीं है जहाँ पर आप नाटक कर सकें। तो पुलिस चौकी के सामने हमने काफी नाटक किए, कोई मेहमान आते थे उनको नाटक करके दिखाते थे। अब पुलिस के दिमाग में था कि ये लड़का हमारे खिलाफ नाटक करता है, अब पुलिस एट्रोसिटी हुई है तो खिलाफ तो होगी। अब उसमें तो आप सत्य के साथ तो आप कैसे सत्य को चेंज कर सकते हैं। तो 2003 में उन्होंने मुझे अरेस्ट किया। एक फेक केस था, उस फेक केस के अंदर
मुझे मेरे पिताजी को, हम दोनों 15 दिन के लिए जेल में गए, मुझे और मेरे पिता दोनों को। जेल का सफर जो रहा वो काफी लाइफ चेंजिंग सफर रहा, और खास करके मेरे पिताजी के साथ, जिन्होंने शायद हिंदुस्तान की सारी जेलें देखी थी, तो उनके साथ जो मेरा सफर रहा वो बहुत इंटरेस्टिंग सफर था, जिसके बारे में मैंने काफी लिखा भी है। बैगरी एक्ट जो है, बॉम्बे बैगरी एक्ट, वो भारत में इस वक्त जिसकी कोई जरूरत नहीं है वैसा कानून है। अब बैगरी एक्ट की जो डेफिनेशन है, मतलब भीख मांगना, उसकी डेफिनेशन क्या है पता है आपको? मैं कई बार, मेरे दोस्त जो है थिएटर के या फिल्मों के, मैं उनको ये कहता हूं कि अगर आप रास्ते पर गीत गा रहे हैं या मजमा कर रहे हैं या डांस कर रहे हैं, तो कानून की नजर में आप भिखारी है, यू आर अ बैगर। बोले हाँ, ये कैसा हो सकता है? मैंने कहा हो सकता है, क्योंकि कानून में ये लिखा है। अब बैगरी एक्ट जो है, बॉम्बे बैगरी एक्ट, उसकी जो डेफिनेशन, उसके डेफिनेशन में ये लिखा है कि बैगिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति या समूह या ग्रुप, ये अगर पैसा लेने के लिए या पैसा नहीं लेने की आशा से भी अगर वो रास्ते के ऊपर डांस कर रहा है, गीत गा रहा है, मनोरंजन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो दैट वुड बी कंसीडर एज अ बैगिंग, मतलब वो भीख मांग रहा है, ऐसा आप मान लीजिए, और उसको अरेस्ट कीजिए। अब ये बैकर, फॉर एग्जाम्पल, किसी किसी नट कम्युनिटी का आदमी है, वो रास्ते के ऊपर रस्सी के ऊपर चल रहा है, तो पुलिस के पास पूरा पावर है उस आदमी को पकड़ने का, उस बच्चे को पकड़ने का, क्योंकि उनकी नजर में वो जो मजमा कर रहा है वो भीख मांग रहा है। अब हमारे देश में हमारी सरकारों ने ये सोच लिया है कि हम बहुत ही डेवलप देश हो गए, डेवलप कंट्री हो गए हम लोग, और सबके पास भरपूर पैसा है, और यहां पर किसी के पास ऐसा कोई आदमी नहीं है देश के अंदर कि जिसको भीख मांगने की कोई जरूरत पड़े। वो शायद भूल गए कि भारत अभी भी डेवलपिंग कंट्री है, और भारत में अभी भी 60 से 70% जो लोग हैं वो गरीबी की रेखा के नीचे जीते हैं, और उनमें से बहुत सारे लोग जो आर्टिस्ट है, जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट है, उन सबको आज भी रास्ते पे जाकर के परफॉर्मेंस करना पड़ता है अपने पेट के लिए। लेकिन बॉम्बे बैगरी एक्ट के तहत पुलिस के पास वो पावर होता है कि मदारी अगर अपना सांप का मजमा दिखा रहा है, या सांप नहीं भी है उसके पास, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वो खाली बीन बजा रहा है, वो तो भी उसको पकड़ सकती है पुलिस, क्योंकि बॉम्बे बैगरी एक्ट की डेफिनेशन ये क्लियरली कहती है कि कोई भी व्यक्ति या समूह या कोई भी व्यक्ति पैसा लेने की आशा से या नहीं लेने की आशा से अगर वो परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसको तुरंत पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि भीख मांग रहा है। तो हमारे जैसी जातियां, जिसमें कड़क लक्ष्मी को लेकर के हम लोग माता जी को माथे पे लेके, और हमारी महिलाएं महाराष्ट्र में घूमती रहती है, और माता जी के नाम पे उनसे वो बाकी के समाज के लोगों से वो पैसा लेती है, क्योंकि वो पूजा करती है, तो कानून की नजर में वो गुनाह है। तो जो फोकलोर थे, जो रास्ते पे परफॉर्म किए जाते थे, जो परफॉर्मेंसेस थे, जो गाने थे, जो डांस थे, जो आर्ट था, जो कलाएं थी, जो एक जमाना, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि कानून तो एक तरफ रह गया, लेकिन अभी एक पंजाब में एक घटना हुई थी, और उस पंजाब की घटना में ये हुआ था कि एक लड़का महाकाली माता बना था। बहुरूपी जो है, वो बहुरूपी तो अलग अलग वेश करते हैं ना, तो कभी शंकर भगवान बन जाते हैं, कभी महाकाली माता बन जाते हैं, कभी क्या बन जाते हैं। तो महाकाली माता का वेश करके पैसे मांग रहा था, और एक बंदा सरदार जी वहां पर आया, उन्होंने उसको बहुत मारा, बोले आप मेरे माता जी की इंसल्ट कर रहे हैं। और ये मेरे ख्याल से दुर्गा पूजा का टाइम समथिंग था उस टाइम पे। उस लड़के को, उन दोनों को इतना मारा उन्होंने, वो वीडियो भी बनाया, उन्होंने खुद वीडियो बनाया कि देखे हम उनको मार रहे हैं, उनको मारा और उनके बाल काट दिए, ओरिजिनल जो बाल थे वो काट दिए, उनका पूरा जो ड्रेस था
जो उन्होंने बनाया वो उन्होंने तोड़ दिया। अब आप देखिए, एक ऐसा समाज था जो इनको मार रहे थे, उनके बाप दादा के पास में एंटरटेन के कोई साधन नहीं थे, और उस टाइम पे बहुरूपी जब जाता था तो उनके बाप दादा को वो एंटरटेन करता था। लेकिन आज जब उसके पास सिनेमा है, टीवी है, इंटरनेट है, सब कुछ है, तो आज उसके लिए उसका जो भेष है, माता जी का या किसी का भी, वो उसके लिए उसका क्राइम बन गया है। तो दुनिया बदल गई है, दुनिया की प्रायोरिटीज बदल गई है, और हमारा समाज बहुत ही स्वार्थी है। जब तक उनको हमारी जरूरत थी, हमारी कलाओं की जरूरत थी, तब तक उन्होंने हमें एंटरटेन करने दिया, और तब तक उन्होंने हमें पैसे फेंके, हमने लिए, और हमारा घर बार चला। अब उनको हमारी जरूरत नहीं है, इसलिए हमारी कलाओं को भी वो क्रिमिनलाइज करने की कोशिशें करते हैं। और ये जैसे अभी एक गुजरात में जो एक मदारी समाज है हमारे, तो राजस्थान से मदारी समाज के लोग घूमते घूमते यहाँ पर है, और उनकी महिलाएं जो, वो बेचारी भीख मांग रही थी। अब उनके जो कपड़े हैं, जैसे आप और मैं, हमारे, आपने देखा होगा आपकी दादी एक अलग ही तरह के कपड़े पहनती होगी, मेरी दादी भी अलग तरीके के, आप और मैं जैसे पहनते ऐसे नहीं पहनते। अब उनका ट्रेडिशनल, उनका जो ड्रेस है, उस ड्रेस के आधार पे उन लड़कियों को, औरतों को, लोगों ने ये समझा कि ये बच्चे को किडनैप करने वाली गैंग है। उन्होंने उनको पकड़ा, बहुत मारा, उसमें से एक औरत वहीं पर ऑन द स्पॉट मर गई, और दो औरतों को बहुत भयंकर इंजरीज हुई। तो मदारी की बीन जब तक बचती थी, जब तक एनिमल क्रूरल्टी एक्ट नहीं आया था, और जब तक एनिमल क्रूरल्टी एक्ट के तहत सांप को शेड्यूल 2 एनिमल नहीं माना गया था, हमारे देश की सरकारों ने जानवरों के भी शेड्यूल बना दिए। शेड्यूल 2 के एनिमल का आप परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं। सलाम है, रिस्पेक्ट है आपके कानून को, ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जब आप एक कानून बना रहे हैं कि इन जानवरों का मजमा करके, उनके शो करके भारत के कितने सारे समुदायों का लाइवलीहुड है, उनके रिहेबिलिटेशन का क्या, उसके बारे में आपको सरकार कुछ नहीं कहेगी। हाँ, समाज उनके लिए डंडे लेकर हमेशा बैठा रहेगा। तो जब उनके मजमे खत्म हो गए, मदारी समाज के, सांप रख नहीं सकते क्योंकि इलीगल है, पकड़ के ले जाते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले या पुलिस वाले, तो बेचारी उनकी महिलाओं को भीख मांगने के लिए बाहर निकलना पड़ा। और जब वो भीख मांगने के लिए बाहर निकली तो उनके जो भी कपड़े हैं, वो कपड़ों से उनको लगा कि ये बच्चों को चुरा के लेके जाएगी। उसमें से एक महिला को बेचारे को जान खोनी पड़ी। तो रोहिणी, ये स्थिति है, मतलब बहुत ही निर्दयी और बहुत ही सेल्फिश समाज है हमारा। जब तक उनको हमारी जरूरत थी तब तक उन्होंने हमें रहने दिया, एंटरटेन किया, और अब हमारे कलाओं को वो क्रिमिनलाइज करने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये आपने जो कहा वो बहुत इम्पोर्टेंट बात थी, लेकिन इसके साथ जो अभी जो हम डीएनटी समुदाय की बात कर रहे हैं, कानून बनाने वाले लोग, कानून की सहूलियत और उससे लोगों को क्या मिलेगा जिनसे वो छीन रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक ऐसी पॉलिटिक्स लगती है, वो 80-71 दिमाग में आता है कि आज भी उसका मतलब स्वरूप बदला नहीं। वो कहीं ना कहीं इसको लेते हैं, क्योंकि ये जैसे हम मॉब लिंचिंग देखते हैं, वो ऐसे ही समुदायों से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन भीड़ में आकर लोगों के द्वारा ही उन्हें मरवा दिया जाता है। तो वो जितने भी आप मॉब लिंचिंग के केस देखेंगे वो भी इसी तरीके के हैं। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जो समुदाय जो आपको अभी सुनेंगे, क्योंकि ये जो लाइव चल रहा है मुझे लगता है कि लाखों लोग इसको सुनेंगे, और जो इस समुदाय से जुड़े हुए हैं उनके लिए अगर एक ऐसा मैसेज हो कि कल्चर को खत्म ना होने दें। भाषाएं तो खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि इंग्लिश का बहुत ज्यादा मतलब प्रभाव है। हिंदी भी मतलब अपनी जो लोकल लैंग्वेज थी, जो भाषा थी, वो आज खत्म हो गई है। तो बुद्धन में हम लोग इसको देखते हैं, मैंने 1-2 मूवी देखी है या जो एपिसोड अभी नए आए हैं वो देखे हैं। तो जो भाषाओं को लेकर है, कल्चर को लेकर है, वो बहुत इफेक्ट करता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे 2020-21 और जितनी बड़ी आगे की सदी में हम जाते जा रहे हैं, वो किस तरह से हमारे कल्चर और भाषाएं खत्म होती जा रही हैं, पहनावा खत्म होता जा रहा है। तो वो इसके लिए भी मैं चाह रही थी कि अगर कोई एक ऐसा नाटक आपका हो या थिएटर में ऐसा कुछ हो कि वो उससे लगे कि ये मेरा है,
क्योंकि आज तो हम अपनाने से मना कर देते ना, क्योंकि एक लेवल देखने लगे हैं कि किसके साथ बैठे हैं उसके जैसे बन जाए, उसके जैसे दिखने लगे, या जिसमें रेस्पेक्ट है। अपने कल्चर को हम रेस्पेक्ट की नजर से नहीं देख रहे, इसलिए हम भी छोड़ते जा रहे हैं खुशी से। तो वो चीज को कैसे स्टॉप दें और अपने कल्चर को हम कैसे मजबूती दें। और एक यही नहीं कि गुजरात में आप हैं या एमपी में मैं हूँ, ऑल इंडिया के जितने भी डीएनटी है वो अपने आप को कास्ट वाइज ना दिखाते हुए अपने आप को एक डीएनटी ही, मुझे लगता है कि डीएनटी शब्द ऐसा है जो पूरी जातियों को इसके अंदर मतलब सपोर्ट करता है या पूरी जातियों को एक साथ लेकर आता है। तो मैं इस पे ही बात कहना चाह रही थी कि आप अगर इस पे या तो नाटक के तौर पे या अभी कुछ ऐसा हो जो आप ये कि एक मैसेज होता है ना कि कल्चर को कैसे पकड़ के रखें। हम और आप नहीं झिझकते, लेकिन मुझे लगता है आने वाली पीढ़ी जिस तरह का माहौल देख रही है वो शायद एक बार को ये भी छोड़ देगी कि मैं इस जाति से हूँ। तो वो मुझे लग रहा था कि इस पर भी थोड़ा सा बात होती तो अच्छा रहता। देखिए, कल्चर की शुरुआत है ना, वो सबसे पहले शुरू होती है अपनी भाषा से। जब आप अपनी भाषा भूल जाते हैं तब आप अपना वर्ल्ड व्यू खो देते हैं, मतलब आप अपना एक्सप्रेशन खो देते हैं। आप अपनी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। किसी मेरी भांतु भाषा है, उसमें मैं जितना अच्छा बोल सकता हूँ और जितना अच्छा एक्सप्रेस कर सकता हूँ, वो मैं हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे जबान के ऊपर मेरी भाषा है, मेरी खुद की भांतु भाषा है। तो ये लोग जो देख रहे हैं, और उसमें खास करके जो यंग लोग हैं, उनको मेरी गुजारिश है कि आपको सबसे पहले, अगर आपको अपनी भाषा नहीं आती तो सबसे पहले तो अपने बाप दादा से वो भाषा सीखिए, क्योंकि भाषा टिकेगी तो तुम्हारी पहचान टिकेगी, और अगर पहचान टिकेगी तो ही तुम्हारे अधिकार तुमको मिलेंगे। एक बाबा साहेब आम्बेडकर का एक बहुत ही उन्होंने कहा था कि जिनका कोई इतिहास नहीं होता उनका कोई वर्तमान नहीं होता, ऐसा उन्होंने कहा था। अब इतिहास क्या है हमारा? इतिहास तो ये है कि भारत की जो विमुक्त जनजाति है वो मल्टीलिंगुअल है। हर कम्युनिटी की अपनी एक अलग अलग भाषाएं हैं। लेकिन आज आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल की बेडिया समाज है, जो आपका समाज है तोरणी जी, उसकी भाषा एक अलग ही होगी, लेकिन हम बात कर रहे हैं हिंदी में, यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। और आपके अंदर अंदर भी आप लोगों ने हिंदी में बात करना शुरू कर दिया होगा। इस बारे में मैं छारा समाज को बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ कि हम जब भी दो छारा लोग मिलते हैं ना, हम कभी दूसरी भाषा में बात नहीं करते, हम हमारी भाषा में ही बात करते हैं, हमारी ही भाषा में बात करते हैं। और भाषा, अपनी खुद की भाषा से लगाव होना बहुत जरूरी है। उसके दो तीन कारण में से मैंने एक कारण आपको मैंने बता दिया है कि आपकी खुद की भाषा होगी तो आप अपने आप को एक्सप्रेस अच्छी तरीके से कर पाएंगे। दूसरी भाषाओं में शब्द ढूंढते रह जाओ। जैसे मैं आज भी इंग्लिश लिखता हूं तो मुझे बहुत टाइम लगता है इंग्लिश लिखने में। मुझे इवन हिंदी लिखना हो तो क्योंकि मुझे वो शब्द ढूंढने पड़ते हैं, उसका ग्रामर ढूंढना पड़ता है। लेकिन जब मेरी भाषा जो मैं बोलते बोलते बड़ा हुआ हूं, उसके लिए मुझे कोई बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। एक तो ये बात है। दूसरी बात, मैं नहीं मानता कि घुमंतु विमुक्त जनजातियों की एक भी ऐसी जनजाति होगी जिनके अपने गीत न होंगे, जिनके अपने डांस न होंगे, जिनकी अपनी खुद की कला न होगी। मैं मान ही नहीं सकता। तो अपने पूर्वजों से पूछो, अपने ओल्ड जो आदमी है, घर जो वडील आदमी है अपने समाज के अंदर, उनसे पूछो कि मेरे समाज के गीत कैसे थे, कौन से थे, क्या आपको कुछ याद है? उस ओरल ट्रेडिशन को, जिस जमाने में टेप रिकॉर्डर नहीं था, टीवी नहीं था, कुछ भी नहीं था, उस जमाने में किस तरीके से वो गीत गाते थे, अगर किसी को थोड़ा भी याद है तो उसको रिकॉर्ड करके और उसी को अपनी भाषा में बनाने की कोशिश करो। अब हमें ये लगेगा कि हम ऐसा क्यों करें, हमें कौन सुनेगा, हमें कौन सुनेगा, मेरी बेड़िया की भाषा कौन सुनेगा? बेड़िया ही सुनेगा ना। तो बेड़िया तो सुने कम से कम। जैसे मैं अभी, हम लोग बुधन थिएटर के लोग वीडियो पॉडकास्ट बनाते हैं 20 मिनट का, हर 15 दिन के बाद वो वीडियो होता है। वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, उसको हमने अपनी भाषा में बनाया है। अपनी भाषा में बनाने से कम आपके समाज के लोग आपके साथ जुड़ेंगे।
अगर आप फॉरेन लैंग्वेज में अगर बात कर रहे हैं, आप दूसरी भाषा सीखनी जरूरी है क्योंकि आपको बाहर भी कम्युनिकेट करना है। लेकिन अगर आप अपनी भाषा को ही सस्टेन नहीं कर पाएंगे तो आप अपने कल्चर को भी सस्टेन नहीं कर पाएंगे, अपने अपने एक्सप्रेशन को सस्टेन नहीं कर पाएंगे, अपनी जो भूतकाल है, जो अपनी आइडेंटिटी है, वो आप धीरे 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 खो देंगे और आप दूसरी आइडेंटिटी के साथ सम्मिलित हो जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे। तब आपको आपके अधिकारों को लेने के लिए दिक्कत होगी। मैंने कई बार ओपनली स्टेज पर ये कहा है, जैसे मैं भी नासिक की पुलिस एकेडमी में मुझे इनवाइट किया था तो मैं गया था और मैंने उनको ये कहा था कि आपको पुलिस एकेडमी में ये पढ़ाया जाता है कि देश की कुछ क्रिमिनल, कुछ जो ट्राइब्स है वो क्रिमिनल्स है बाय बर्थ और वो बॉर्न क्रिमिनल है और आपको इस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। पुलिस एकेडमी में पढ़ाया जाता है, मतलब ये अनऑफिशियल है लेकिन पढ़ाया जाता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ पढ़ाया जाता है क्योंकि मेरे लेक्चर के बाद बहुत सारे पुलिस ऑफिसर मिलने के लिए उन्होंने कहा कि सर आपकी बात सही है, हमें ये पढ़ाया जाता है और 40 मार्क्स का पेपर होता है। कितना सवाल जो होता है क्रिमिनल टाइप्स का, 40 मार्क्स का। अब 100 में से 40 मार्क्स का पेपर है तो पढ़ना तो पड़ेगा उसको। अब 40 मार्क्स का पेपर जब वो पढ़ता है तो उसका अपना एक प्रेजुडाइज उस समाज के बारे में बनता है कि छारा समाज ऐसा है, बेटे समाज ऐसा है, नट समाज ऐसा है, तो इनके मोडस ऑपरेटिव्स ये है वो। तो हमारे आइडेंटिटी को ऑलरेडी किल करने के लिए दूसरे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। लेकिन जब मैंने उनको वहां पर ओपनली कहा कि सर आप एक काम कीजिए, मैं आपको ओपनली कह रहा हूं कि मैं क्रिमिनल हूं, चलो मेरा समाज भी क्रिमिनल है, चलो मेरा पूरा डीएनटी 6 करोड़ हम सब क्रिमिनल है। अब ऐसी सूरत में सरकार की क्या जवाबदारी होती है? हमें रिहेबिलिटेशन कीजिए हमारा, जैसे चंबल में डाकुओं का रिहेबिलिटेशन होता था ना, तो ऐसे आप हमारा रिहेबिलिटेशन कीजिए। वो मैं इस बलबूते पे कह सका क्योंकि मैंने अपनी आइडेंटिटी को संभाला था, और वो तब क्योंकि मैंने अपने कल्चर को संभाल के रखा और मैंने अपने भाषा को संभाल के रखा। तो अपने कल्चर को बचाकर और अपनी आइडेंटिटी को बचा के रखना बहुत जरूरी है। अगर जैसे बुद्धन थिएटर गुजरात में मतलब अपनी समुदाय को जोड़ते हुए और अपनी बातों को रखते हुए कार्य कर रहा है, और उसी तरह का अगर एक मैसेज हो उन समुदायों के लिए, ऐसा नहीं है कल्चर हम तो अपने इतिहास में भी देखें, क्या हम अपने आप में भी देखें तो अपने आप में एक आदमी अलग ही कलाकार है ना। इस बात को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ क्योंकि समुदाय में जिस तरह का, और बहुत बार आपसे मिलने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि ये कलाएं तो ऑटोमेटिक मतलब जन्मजात अपराधी नहीं है, लेकिन जन्मजात हम लोग एक्टर जरूर है। मतलब चाहे वो आप किसी उसमें देख लीजिए, उसके पास एक अलग हुनर है, एक अलग अपनी एक कला है, लेकिन उसको आज मतलब बुरी नजरों से जिस तरह से कानून का रवैया रहा है, तो लोगों की समझ भी उससे थोड़ी सी अलग हुई है कि इसके अलावा भी हम कुछ कर सकते हैं या इसके अलावा भी और सारे काम है। लेकिन इसके लिए अगर मैं चाहूंगी कि समुदाय जितने भी लोग सुन रहे हैं, जो भी डीएनटी से जुड़े हुए हैं, वो अपने कल्चर को पुराना अगर देखे तो बहुत सारी चीजें उसको उसमें मिलेंगी। चाहे वो डांस हो, गीत हो, मतलब कोई वाद्य बजाने वाला हो, राई नृत्य अगर हम एमपी में देखें तो बहुत ज्यादा उसका नाम है। लेकिन आज एक जो नजरिया है वो राज्य स्तरीय देखा जाए तो नृत्य के रूप में है, जो भेड़िया समुदाय के लोग करते थे, सागर, नीमच और ये मंदसौर में। लेकिन आज जो देखने का नजरिया है वो उनके बच्चों का भी अब खत्म हो गया, क्योंकि लोगों ने उसे एक्सेप्ट करना बंद कर दिया और उसको देखने का नजरिया कुछ और बना दिया। तो उसके लिए भी मैं, अगर उसको हम जीवंत रखना चाहते हैं अपने कल्चर को, अगर उस पर भी अगर कुछ बात हो तो ज्यादा अच्छा हो। हाँ, यानी देखिए रोहिणी, ऐसा है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि अपनी आइडेंटिटी को लूज मत करो और उसको है ना दूसरे किसी आइडेंटिटी में तब्दील मत करो, क्योंकि हमारी डीएनटी की जो मूवमेंट है वो अभी बच्चे के शेप में है। अभी नया जन्मा हुआ बच्चा है। किसी भी सोशल मूवमेंट के लिए 20 साल 25 साल बहुत कम है। ये टाइम लगेगा क्योंकि भारत देश की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और ये कास्ट और कम्युनिटी के बेस पर ही चलती है। हम इसको यानी
फिलोसॉफिकली अगर हम उसको देखें तो नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमारे सबके अधिकार है, ये है वो है, लेकिन इन रियलिटी ये है कि जो व्यक्ति जिस समाज का होगा, लोग जाकर के ये जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने कैंडिडेट इसी तरीके से चूज करती है कि ये कौन से समाज का और इसके वोट कितने हैं इस एरिया के अंदर। तो पूरी राजनीति जो है वो कास्ट एंड कम्युनिटी के ऊपर, उसमें हम उस राजनीति में भारत की घुमंतु एवं जनजाति बहुत ही माइनॉरिटी में, बहुत ही कम है। 6 करोड़ वोट ज्यादा है, यानी भारत में जब लास्ट जो इलेक्शन हुए थे तो बीजेपी को कुछ 18 करोड़ समथिंग कुछ वोट्स मिले थे, मुझे एग्जैक्ट नंबर्स याद नहीं, 30-32 करोड़ समथिंग मिले थे। अब उसमें 6 करोड़ पॉपुलेशन और उनके 3-4 करोड़ वोट बहुत मैटर करते हैं, बहुत मैटर करते हैं, यानी एक पॉलिटिकल चेंज लाने के लिए। लेकिन चूंकि हमें खुद को अपने पॉलिटिकल राइट्स के बारे में पता ही नहीं है कि हमारे राइट्स क्या है, क्योंकि हम अपनी आइडेंटिटी ही भूल चुके हैं, क्योंकि हम अपनी भाषा ही भूल चुके हैं, क्योंकि हम अपना इतिहास ही भूल चुके हैं। मैं फिर से कह रहा हूं बाबा साहेब अम्बेडकर के शब्द कि जिसका पास्ट नहीं है उनका वर्तमान भी नहीं है, यानी हमारे भूतकाल से हमारा वर्तमान बनता है। तो अगर आप अपना भूतकाल भूल जाएंगे तो आपका वर्तमान नहीं बनेगा। हमेशा यही पॉलिटिशियंस, यही समाज, यही जो संस्था है या जो सिस्टम है वो आपका हमेशा इसी तरीके से एक्सप्लोटेशन करती रहेगी। यू हैव टू क्वेश्चन आपके साथ जो हो रहा है। जैसे बेटिया समाज की महिला है, आपने कई बार कहा है कि ये बॉम्बे जाकर के और उनको अनफॉर्चुनेटली बार के अंदर जाकर के डांस करके अपना गुजारा करना पड़ता है। ये एक कब ट्रेडिशनली शुरू हुई हमें किसी को पता नहीं, लेकिन जब मेरी कला को क्रिमिनलाइज किया जाता है तब हमें एक सवाल तो पूछना चाहिए, सरकार से और समाज से एक सवाल पूछना चाहिए जो पिछले 22 साल से बुधन थिएटर पूछ रहा है और बड़ा जोरों से पूछ रहा है। और वो सवाल ये है, आर वी सेकंड क्लास सिटीजन? क्या हम दोयम दर्जे के नागरिक है? यानी भारत के बाकी के लोगों को राइट्स है, भारत के बाकी के लोग जो है वो एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में जाता है, लेकिन मेरा रबारी समाज का जो आदमी है वो राजस्थान से जब गुजरात में आता है तो उसके पास जो पशु है उसका भी टैक्स देना पड़ता है उसको। देश एक ही है, घास भी एक ही है, पेड़ भी एक ही है, लोग भी एक ही है, तो उसको टैक्स देना पड़ता है उसको। ये सिस्टम बना के रखिए। क्यों क्यों रबारी को देना पड़ेगा वो टैक्स? क्यों वो उन पशुधन के लिए उसको वो देना पड़ेगा उसको? तो कहने का मतलब ये है कि आपको एक लेजिटिमेट सवाल करना चाहिए। और मैं आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं उनको मैं विनती करता हूं कि आज से ये सवाल करना शुरू करें, क्योंकि भारत में घुमंतु विमुक्त जनजातियों की मूवमेंट को 22 साल हो गए हैं और आज तक कुछ भी नहीं मिला है। यानी मैं बहुत ही यंग था तब से मूवमेंट में आया, आज मैं 47 ईयर का हूं। यानी मेरे जैसे दूसरे बहुत सारे लोगों की और जरूरत है, लेकिन अगर हमें लंबा स्ट्रगल नहीं करना है तो वी नीड टू क्वेश्चन टू द सोसाइटी एंड द सिस्टम कि आर वी सेकंड क्लास सिटीजन? क्या हम दोयम दर्जे के नागरिक हैं? एक नागरिक के लिए क्रिमिनल ट्रैप्स एक्ट में लिखा था कि अगर कोई बाहर के सब कोई भी दूसरे समाज का आदमी चोरी करता है तो उसको 3 साल की सजा है, लेकिन अगर कोई क्रिमिनल ट्राइब्स का आदमी अगर करता है तो उसको 10 साल की सजा है। इस वक्त भारत के अंदर रहने वाली घुमंतु विमुक्त जनजातियों की ये स्थिति है। चोरी कोई करता है, गुनाह कोई करता है और आकर के उठा के वो हम लोगों को लेके जाते हैं। और इसीलिए बार बार ये सवाल बनता है कि क्या हम जनजात, क्या हम दोयम दर्जे के नागरिक है, आर वी सेकंड क्लास सिटीजन? इसका जो रिसेंट एग्जाम्पल है वो ये है कि जब 2018 में इन्हीं बुधन थिएटर के और जहां पर मैं रहता हूँ चारणनगर में, जहां पर सब एजुकेटेड लोग रहते हैं, उन सबको पुलिस ने कुत्तों की तरह मारा था 26 जुलाई 2018 को और 29 लोगों पे रॉबरी का केस कर दिया, क्योंकि
किसी भी छात्रा के ऊपर रॉबरी का केस करना बहुत आम बात है। ये कोई उनके लिए कोई परमिशन वगैरह लेनी, क्योंकि वो ट्रेनिंग लेकर ही आते हैं कि ये रॉबर है, लुटेरे है, ब्ला 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 ब्ला, ये सब करके ही आते हैं। तो वो तुरंत उन्होंने बना भी दिया। अब मसला क्या था, उस चीज में पड़े बिना केस 29 लोगों पे पुलिस ने लगा दिया। लेकिन जिन बुधन थिएटर के लोगों ने अपना जिंदगी के 20 साल खून और पसीना एक करके समाज की छवि को बदलने के लिए और सरकार से अपने अधिकार लेने के लिए जो निकाले थे, उन्होंने जब पुलिस के खिलाफ केस करने की कोशिश की, तो आज 2 साल हो गए हैं, वो आज तक एक भी पुलिस के खिलाफ इंक्वायरी भी नहीं बिठा पाए। इसीलिए ये सवाल करना बहुत जरूरी है कि आर वी सेकंड क्लास सिटीजन? तो 31 अगस्त से ये सवाल करना शुरू करो। इसकी आवाज पूरे देश में से आनी चाहिए और ये गूंजे पूरे देश में से आनी चाहिए कि आर वी सेकंड क्लास। इसके पोस्टर्स बनाओ, इस पे नाटक बनाओ, इस पे गीत बनाओ, इस पे जो कर सकते हैं, डांस कर, जो भी आपके पास फोक कला जो भी है, कविता, फिल्में जो भी बना सकते हो, जो भी बनाइए, वो बना करके इसकी आवाजें पूरे देश में से आनी चाहिए कि आर वी सेकंड क्लास सिटीजन? क्या आप हमें हमारे अधिकार नहीं दे रहे? हम इतने साल से आपसे मांग रहे हैं। थैंक यू दक्षिण भाई, आपने इतनी सारी चीजें और अपने जीवन पर जो बात कही है वो बहुत ज्यादा मतलब मोटिवेट करने वाली बात है कि किस तरह से स्ट्रगल में आप भी रहे। जो टैग आज हम देखते हैं, आपने भी वो देखा और झेला, लेकिन उससे हटके जो आपने एक नई सोच बनाई और आज उससे भी जुड़े बहुत सारे बच्चे और लोग होंगे जो बुद्धन थिएटर के साथ होंगे या बुद्धन थिएटर को देख रहे होंगे। वो भी एक उनके लिए बहुत मैं जिस तरह से आपको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे मतलब मैं शायद हीरो को नहीं मानती, क्योंकि वो एक्टिंग में जो देखते हैं वो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए करते हैं, पैसा अपने लिए रखते हैं। लेकिन आप जो करते हैं वो अपने कल्चर के लिए, अपने इतिहास को मजबूत रखने के लिए, और समुदाय में भी एक ऐसा नाम गया, क्योंकि मैं मानती हूँ कि आप और हम अलग नहीं है। तो ये लगता है कि नहीं, एक वो वहां पे भी है जो इस तरह का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो लाइव में आपने आज जो भी बातें कही है वो बहुत ज्यादा उन लोगों के लिए जिनके अंदर नई उम्र के साथ जो नया जुनून और जोश होता है, लेकिन उनको अपने कल्चर के बारे में कुछ पता नहीं होता। तो ये एक जो मैसेज जाएगा ये भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, और आगे वो अपनी कम्युनिटी में या अपने समुदाय में किस तरह से लोगों को देखने का जो नजरिया है, कल्चर को समझने का नजरिया है। बहुत से लोग छोड़ देते हैं ना कि अगर भातु भाषा बोल रहे हैं तो वो उसी की जाति का है या मेरी जाति का, वो मुझे क्या शो करेगा, या मैं भी तो ऐसा नहीं हूँ, लोग मेरे मुझे किस नजर से देखेंगे। वो नजरिया भी मुझे लगता है ये चेंज होने की बात है। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दक्षिण भाई, जो आपने इतना कीमती समय निकाल कर इतना टाइम दिया और बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि ये बहुत सराहनीय है, और लोगों को आप ही की तरह बहुत सारे और भी कलाकार अलग अलग स्टेटों में और भारत के अलग अलग जगहों पे होंगे। और मुझे लगता है ये जो आपने मैसेज आखिर में दिया कि 31 अगस्त को हमें देखना चाहिए और इस तरह के मैसेज को गवर्नमेंट तक पहुंचाना भी चाहिए कि पोस्टर बने के हम लोग क्या दर्जे के नागरिक हैं। या एक ये जो सवाल है वो रियल में बहुत ज्यादा सोचने वाला है कि आप किसी अधिकारी के पास जा रहे हैं या आप यहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस हो जाते हैं कि लड़कियों को उठा के जेल खाने में ले जाते। तो ये सवाल अगर कम्युनिटी के अंदर भी जाएगा, अगर उन्होंने एक ने भी ये सवाल किया, मुझे लगता है बहुत मजबूती और उनको भी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू रोहिणी, मुझे बहुत खुशी हुई और खास करके आपने मुझसे बातचीत किया और आपसे ये पूरा साझा किया। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम ग्लैड। मैं अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ कि मैंने आपको रिस्पॉन्ड किया और आपने काफी अच्छे सवाल भी किए। आई होप कि मैंने उसको सही तरीके से रिस्पॉन्ड किया होगा। बट अगर किसी को और सवाल हो तो मैं अवेलेबल हूँ, बात कर सकता हूँ। थैंक यू।